हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम फिजिक्स का एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, हीट का, थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स है क्या? तो थर्मोडायनेमिक्स क्या है? स्टडी ऑफ हीट एंड इट्स ट्रांसफॉर्मेशन इनटू मैकेनिकल एनर्जी इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स। मतलब हम जो हीट है उसकी स्टडी, और ये हीट किस तरह से कन्वर्ट होती मैकेनिकल एनर्जी में, उसकी स्टडी को हम थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। मैकेनिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, मतलब चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे वो स्टैटिक एनर्जी हो, उसमें जो कन्वर्ट होती है हीट एनर्जी, उसको हम, उसकी स्टडी को हम थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। मतलब जैसे कार्नट इंजन है, उसमें क्या होता है, हीट से ही वो इंजन चलता है। या स्टीम इंजन है, या जो भी हीट से द्वारा चलने वाली चीजें हैं, जो हीट के द्वारा पहले स्टीम बनती है और स्टीम से वो चीज चलती हैं। चाहे हम उसको समझ लें, क्या कहते, थर्मो इलेक्ट्रिक पावर जो होती है, थर्मल पावर, तो वो भी इस तरह क्या है, वो एक तरह के उसकी स्टडी भी हम थर्मोडायनेमिक्स के में ही आके करेंगे। क्यों? क्योंकि स्टडी ऑफ हीट एंड इट ट्रांसफॉर्मेशन इनटू मैकेनिकल एनर्जी इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स में आप सबसे पहले समझे इक्विलिब्रियम क्या होता है, थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है। थर्मल इक्विलिब्रियम समझने के लिए सबसे पहले हम समझेंगे इक्विलिब्रियम क्या होता है। कोई भी चीज इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब कि उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स या टॉर्क उसमें अप्लाई नहीं हो रहा, तब वो इक्विलिब्रियम में रहती है चीज। लेकिन अगर हम थर्मल इक्विलिब्रियम की बात करें तो यहाँ सेंस चेंज हो जाता है। सेंस चेंज हो जाता है का मतलब क्या है, कि मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि उसमें किसी भी प्रकार की एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है। मतलब ना तो एनर्जी उससे सिस्टम से बाहर जा रही है, ना एनर्जी सिस्टम के अंदर आ रही है। जैसे हम दो अलग अलग चीजों को, जो कि अलग अलग टेम्परेचर पे हैं, उसको हम मिला देते हैं। जैसे हमने मान लो बर्फ मिला दी चाय में, या दो अलग अलग टेम्परेचर में लिक्विड है, दोनों को मिला दिया, एक हाई टेम्परेचर पे एक लो टेम्परेचर पे, तब दोनों को मिलाएंगे तो जो मिक्सचर बनेगा, उस मिक्सचर का टेम्परेचर उन दोनों के टेम्परेचर के इन बिटवीन कहीं पर होगा। ठीक, जैसे हमने 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ को अगर हमने चाय में मिला दिया, तो चाय हॉट है, सपोज करो चाय उबल रही है, तो वो 61 डिग्री सेल्सियस पे है, और 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ उसमें मिला दी, तो उनका टेम्परेचर जो मिक्सचर बनेगा, जब वो मिक्सचर कंप्लीटली बन जाएगा, यानी बर्फ जब पूरी पिघल जाएगी, और फिर और वो ठंडी नहीं होगी ना वो और गर्म होगी। ठीक, यानी वो इक्विलिब्रियम में हो जाएगी। उसके बाद उसमें हीट का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, या जो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन है, वो रुक जाएगा, तो वो चीज आ जाएगी इक्विलिब्रियम में। तो ये चीज थर्मल इक्विलिब्रियम कहलाती है। थर्मल इक्विलिब्रियम इज स्टेट व्हेन टू डिफरेंट systems are mixed, ठीक, एंड नो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन अकर बिटवीन देम। ठीक, तो वो स्टेट क्या कहलाती, थर्मल इक्विलिब्रियम की स्टेट कहलाती है। ठीक, तो एक जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है।
ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या कहलाता है कि जब हम दो अलग अलग चीजों को मिलाते हैं, ठीक, या सपोज करो दो गैसेज ले लें, एक किसी टेम्परेचर पे है, एक किसी टेम्परेचर पे है, और टेम्परेचर की हम अभी बात नहीं कर रहे हैं, उन्होंने ले लिया गैसेस को, तो उनके बीच में अगर हीट का एक्सचेंज हो रहा है तो वो हीट का एक्सचेंज जब तक होगा जब तक कि एक क्वांटिटी होती है उसमें, एक वो क्वांटिटी दोनों की सेम ना हो जाए, उस क्वांटिटी को कहते हैं टेम्परेचर। ठीक। तो ये एक अलग टेम्परेचर पे है, ये दूसरा अलग टेम्परेचर पे है, इसके बीच में एक वाल है जो डायथर्मिक वाल है। तो ये यहां से यहां पर क्या होगा, हीट जाएगी और एक स्टेट ऐसी आएगी कि इसमें हीट का एक्सचेंज, एनर्जी का एक्सचेंज रुक जाएगा। तो वो जब हीट एनर्जी का एक्सचेंज रुक जाएगा तो दोनों एक ही उस पर एंटिटी पे आ जाएंगी, और उस जो दोनों इनकी दोनों की एंटिटी है वो कहलाएगी टेम्परेचर। यानी जब दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, यहाँ पे भी एक थर्मामीटर हम मेजर करने के लिए लगा देंगे, और एक थर्मामीटर यहाँ भी मेजर करने के लिए लगा देंगे, और इसमें हीट इधर से इधर जाएगी, अगर ये हाई टेम्परेचर पे है, ये लो टेम्परेचर पे है, और जब फाइनली दोनों के टेम्परेचर सेम हो जाएंगे तो हीट का एक्सचेंज रुक जाएगा। ठीक। तो इसका मतलब उस कंडीशन में ये क्या आ जाएगी, ये ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाएगा उस कंडीशन में। ठीक। ये एक ए और बी चैम्बर है। ठीक। इन ए और बी चैम्बर में कोई गैसेस भरी हुई हैं, और इसमें ये एक डायथर्मिक वाल है। पहले इसमें सपोज करो जो बाल थी वो एडियाबैटिक बाल थी, उस एडियाबैटिक बाल को हटा के हमने डायथर्मिक बाल लगा दी। जब डायथार्मिक वाल लगाई तो इसमें एडियाबैटिक वाल, बाकी सब ये एडियाबैटिक वाल हैं जो पूरे सिस्टम को बाहर के एनवायरनमेंट से अलग किए हुए हैं, यानी बाहर से कोई इसमें हीट एनर्जी ना आ रही है ना इससे निकल रही है। ये वाल एडियाबैटिक वाल हैं। और ये डायथर्मिक वाल है, यहाँ से यहाँ एनर्जी जा रही है। ये टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए थर्मामीटर लगे हुए हैं। तो इस समय ये स्टेट ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा इक्वेरियम में आ गई ये स्टेट, ये सिस्टम। तो ये था जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कि जब दोनों चीजों के टेम्परेचर सेम हो जाते हैं
तो उनके बीच में किसी प्रकार का भी हीट एक्सचेंज नहीं होता है। ठीक, अब आएगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहलाता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिए कुछ चीजें हमें समझने की हैं। कोई भी सिस्टम है, देखो जब कोई किसी सिस्टम को हीट एनर्जी क्यू प्रोवाइड की जाती है तो वो दो कामों में खर्च होती है। ठीक, कुछ तो वर्क डन में, और वर्क डन के बाद उसका इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करने में। इंटरनल एनर्जी क्या होती? इंटरनल एनर्जी होती उसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस स्टैटिक एनर्जी। ठीक, अगर सपोज करो कि उसकी स्टैटिक एनर्जी हम 0 मान लें, तो काइनेटिक एनर्जी क्या है? जो उसमें जो गैस है, गैस के अंदर जो मूवमेंट कर रहे हैं रैंडमली जो मॉलिक्यूल, उनकी वजह से जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी वजह से जो इंटरनल एनर्जी होती है। तो इंटरनल एनर्जी और प्लस वर्क डन। ठीक, जो अपन ने क्यू एनर्जी, क्यू जो है अगर हीट दी अपन ने, क्यू एनर्जी दी उसको, तो वो दो चीजों में यूज हो जाएगी। एक तो वर्क डन इन एक्सपेंशन ऑफ गैस, ठीक, गैस एक्सपेंड होगी। ठीक, तो और दूसरी इंटरनल एनर्जी में। तो जो क्यू जो होता है पॉजिटिव होता, गिवन बाई गैस, और क्यू नेगेटिव होता है, या सिस्टम भी कह सकते हैं इसको हम। हाँ भाई, डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं हम। तो हीट गिवन टू द सिस्टम पॉजिटिव होती है, और हीट टेकन फ्रॉम द सिस्टम नेगेटिव होती है। W पॉजिटिव होता है अगर उसका वॉल्यूम बढ़ता है, क्योंकि अगर वॉल्यूम बढ़ता है गैस का तो W पॉजिटिव होता है, और अगर गैस कंप्रेस होती है, वॉल्यूम डिक्रीज होता है, तो W नेगेटिव होता है, वर्क डन। यानी वर्क डन बाय द सिस्टम और वर्क डन ऑन द सिस्टम। ठीक, वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव है और वर्क डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव है। वर्क डन बाय द सिस्टम
और ये है वर्क डन ऑन द सिस्टम। ठीक। और डेल्टा यू, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो डेल्टा यू पॉजिटिव होती है, और अगर टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो डेल्टा यू नेगेटिव होती है। तो ये इससे हम लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को समझ सकते हैं। डब्लू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? ठीक। अब दो तरह की प्रोसेस होती हैं, हम यहाँ समझेंगे। एक आइसोथर्मल प्रोसेस होती है और एक एडियाबैटिक प्रोसेस होती है। होती तो और भी है, आइसोबारिक होती है, आइसोकोरिक होती हैं, लेकिन हम पहले दो मेन प्रोसेस को समझेंगे इसमें सिस्टम में। दो मेन प्रोसेस कौन कौन सी? आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस। और एडियाबैटिक प्रोसेस और आइसोथर्मल प्रोसेस समझने के पहले हमको समझना पड़ेगा स्पेसिफिक हीट और मोलर स्पेसिफिक हीट को समझना पड़ेगा। ठीक। मोलर स्पेसिफिक हीट को समझना पड़ेगा। मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होती? हमने ये पढ़ा है पहले अपनी प्रीवियस क्लासेस में कि Q इज इक्वल टू क्या होता? एम एस डेल्टा टी होती, जहां एस स्पेसिफिक हीट होती। स्पेसिफिक हीट क्या होती? स्पेसिफिक हीट की यहां से डेफिनेशन आएगी Q अपॉन एम डेल्टा टी। यानी अगर m इज इक्वल टू 1 ग्राम तो डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस, तो S इज इक्वल टू Q। ठीक। मतलब 1 ग्राम गैस के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस रेज करने में जितनी भी हीट की जरूरत पड़ती है उसको उस गैस की या उस सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट कहते हैं। ठीक। सब्सटेंस कोई भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकती है। लिक्विड गैस मेनली हो सकती है। तो माने 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस रेज करने के लिए जितनी भी हीट की जरूरत पड़ती है वो स्पेसिफिक हीट कहलाती है। अब अगर हम यहां पर 1 ग्राम की जगह 1 मोल ले लें तो वो कहलाएगी उसकी स्पेसिफिक मोलर स्पेसिफिक हीट। ठीक। मतलब क्या ले लें हम? यहां मोल ले लें। Q इज इक्वल टू मोल, एम की जगह मोल ले लें, म्यू ले लें। ठीक। और ये स्पेसिफिक हीट फिर C हो जाएगी डेल्टा टी। ठीक। तो यहां C की वैल्यू क्या आएगी? Q अपॉन म्यू डेल्टा टी। मतलब किसी भी 1 मोल गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस रेज करने के लिए जितनी हीट की जरूरत पड़ती है वो उसकी स्पेसिफिक हीट कहलाती C। ठीक। तो स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट C से डिनोट करते हैं हम, आपने समझ लिया है यहाँ पे। और C जो होता है वो दो चीजों में होती है, एक तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे और कांस्टेंट प्रेशर पे। ठीक है। तो
जो कांस्टेंट प्रेशर पे होगी उसको सीपी कहेंगे, कांस्टेंट प्रेशर पर मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। सीवी कहलाएगी मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक, तो ये तो थी मोलर स्पेसिफिक हीट। अब इसको आगे समझाने के लिए एक चीज हमें और समझना पड़ेगा, वर्क डन। वर्क डन समझना पड़ेगा हमें, वर्क डन कैसे निकालेंगे। वर्क डन बाय द सिस्टम या बाय द गैस, जो कि प्लस होता है। तो ये कैसे निकालेंगे, अगर हम सपोज करो ये यहाँ पर गैस भरी हुई है और इसको हम हीट कर रहे हैं। तो ये यहां से यहां खिसक जाता है। तो जब ये यहां से यहां खिसक जाता है, तो सपोज करो यहाँ डेल्टा एक्स खिसकता है और इसका एरिया है जो ए है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। ठीक, तो वर्क डन बाय दी सिस्टम कितना होगा, एफ इंटू डेल्टा एक्स। ठीक,
और अगर गैस का प्रेशर P है, इसका सपोज करो यहां पे प्रेशर P है, तो P इज इक्वल टू क्या होगा, F अपॉन ए होता है, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक, तो F की जगह हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, P इंटू ए। तो ये जब इसमें पुट करेंगे तो P इंटू ए इंटू डेल्टा एक्स, तो एरिया इंटू लेंथ क्या होता, वॉल्यूम के बराबर होता, ये हो जाएगा डेल्टा पी। तो डब्ल्यू की वैल्यू क्या आ गई, प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू वर्क डन। ये आ गया यहां से, मतलब जितना भी वॉल्यूम में चेंज हो रहा है उसका प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दें, यानी अगर इसका हम प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं, ठीक, प्रेशर उतना ही रखते, प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं, और मान लो जितना पाउंड भी यहाँ प्रेशर था तो वही इतना ही रखते हैं, और इसका वॉल्यूम एक्सपेंड करते हैं, तो P इंटू डेल्टा बी जो होगा वो वर्क डन होगा। और अगर डेल्टा बी यानी गैस अगर एक्सटेंड हो रही तो डेल्टा बी पॉजिटिव होगा, तो वर्क डन बाई दी सिस्टम होगा और ये पॉजिटिव होगा। और अगर गैस श्रिंक हो रही है तो डेल्टा बी नेगेटिव होगा और वर्क डन ऑन दी सिस्टम होगा और वर्क नेगेटिव होगा, वर्क डन। क्लियर हुआ ये चीज, मतलब क्या हुआ कि हमने यहां से कैलकुलेट किया P इज इक्वल टू P इंटू डेल्टा बी इज इक्वल टू डब्ल्यू। ठीक, तो अगर गैस एक्सपेंड होती है तो डेल्टा बी पॉजिटिव होता है, ठीक, डेल्टा बी माने चेंज इन वॉल्यूम, और अगर गैस श्रिंक होती है तो डेल्टा बी नेगेटिव होता है। तो अगर डेल्टा बी पॉजिटिव होता है तो डब्ल्यू भी पॉजिटिव होता है, यानी वर्क डन बाय द सिस्टम होता है। और अगर डेल्टा बी नेगेटिव होता है तो डब्ल्यू भी नेगेटिव होता है, यानी वर्क डन ऑन दी सिस्टम होता। तो ये वर्क डन का कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक, अब हम वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस और वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस दोनों हम देखेंगे। ठीक है, पहले हम सीपी और सीबी का फॉर्मूला देखते हैं कि सीपी और सीबी में क्या रिलेशन है। ठीक, तो यहां पर देखिए, पहले हम एक चीज और थोड़ा सा क्लियर कर दें आगे चल के, फिर आगे हम इसमें आएंगे। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर रिमेन सेम, कांस्टेंट, बट हीट एक्सचेंज टेक प्लेस। ठीक, और दिस इज ए स्लो प्रोसेस। ठीक,
और एडियाबेटिक ये थी आइसोथर्मल। एडियाबेटिक क्या है? एडियाबेटिक में क्या है? नो हीट एक्सचेंज टेक प्लेस। और दिस इज ए फास्ट प्रोसेस। मतलब इसमें टेम्परेचर सेम कांस्टेंट रहता है लेकिन हीट एक्सचेंज होती है, इसमें टेम्परेचर सेम नहीं रहता लेकिन हीट एक्सचेंज नहीं होती है, और ये इंसुलेटेड रहता है इसलिए इसमें हीट एक्सचेंज नहीं हो पाती, फास्ट प्रोसेस है। जैसे अगर हम बताएं, एक एग्जाम्पल लें कि अगर किसी भी टायर में पंचर होता है तो उसमें धीरे धीरे उसमें हवा निकलती है, तो वो प्रोसेस जो धीरे धीरे पंचर होने के बाद हवा निकलती है वो स्लो प्रोसेस है, और वो चेंज कहलाएगा आइसोथर्मल चेंज। उस चेंज में टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक। और एडियाबैटिक प्रोसेस वो क्या प्रोसेस कहलाएगी जब टायर एकदम से फट जाए। टायर एकदम से फट जाए तो पूरी की पूरी हवा और टायर की बाहर निकल आएगी एकदम से, और उस केस में टेम्परेचर तो डाउन होगा, टेम्परेचर चेंज टेक्स प्लेस बट नो हीट एक्सचेंज अकर। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक चेंज। क्लियर हुआ? मतलब किसी भी टायर का पंचर होना वो कहलाता है आइसोथर्मल चेंज, और उसका फटना कहलाता है एडियाबैटिक चेंज। तो एडियाबैटिक चेंज इज ए फास्ट प्रोसेस और आइसोथर्मल चेंज इज ए स्लो प्रोसेस। ठीक। तो आइसोथर्मल चेंज में क्या होगा, हमने ये बताया कि टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। तो आइसोथर्मल चेंज में क्या होगा, डेल्टा यू की वैल्यू जीरो होगी। डेल्टा यू की वैल्यू जीरो क्यों होगी? क्योंकि डेल्टा यू डिपेंड्स ऑन दी चेंज इन टेम्परेचर। डेल्टा यू डिपेंड्स ऑन दी चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। if there is no change in temperature there will be no change in internal energy of the system। तो अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है यानी आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा यू इज इक्वल टू जीरो। ठीक। और इन एडियाबैटिक चेंज नो हीट एक्सचेंज अकर, देयरफॉर क्यू इज इक्वल टू जीरो। ठीक। तो यहां पर जो हमारा फॉर्मूला था Q इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स W प्लस डेल्टा यू। तो आइसोथर्मल चेंज के लिए डेल्टा यू की वैल्यू जीरो हो रही थी, उस समय Q की वैल्यू W की बराबर हो रही थी। यानी इन आइसोथर्मल चेंज Q इज इक्वल टू W। ठीक। और इन एडियाबैटिक चेंज W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू। जो वर्क डन है वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होगा। तो ये दोनों प्रोसेस हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस। अब ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन भी हो सकता है, आइसोथर्मल कंप्रेशन भी हो सकता है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन भी हो सकता है और एडियाबैटिक कंप्रेशन भी हो सकता है। माने अगर एडियाबैटिकली गैस अगर एक्सपेंड कर रही है तो दैट इज कॉल्ड एडियाबैटिक एक्सपेंशन। ठीक। और अगर एडियाबैटिकली गैस कंप्रेस कर रही है तो दैट इज कॉल्ड एडियाबैटिक कंप्रेशन। और अगर आइसोथर्मली गैस एक्सपेंस कर रही है तो दैट इज कॉल्ड आइसोथर्मल एक्सपेंशन। और आइसोथर्मली अगर गैस जो है सिकुड़ रही है अगर, तो दैट इज कॉल्ड कंप्रेस कर रही है अगर, तो दैट इज कॉल्ड आइसोथर्मल
कंप्रेशन। ठीक, तो ये था आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, अब हम सीपी और सीवी की बात कर रहे थे। ठीक है, वर्क टन समझ लें इसमें आइसोथर्मल और पहले सीपी और सीवी देखते हैं। ठीक, सीवी कांस्टेंट वॉल्यूम पे। ठीक, तो यहां पर क्या होगा, हमने अभी सी की क्यू की वैल्यू निकाली। क्यू इज इक्वल टू सी वी इंटू डेल्टा टी। ठीक, 1 मोल की लिए जो चेंज इन एनर्जी वो होती है, वो यहां से हमने बताया था अभी। इधर अगर 1 मोल है तो सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन डेल्टा टी होगा। ठीक है, अगर ये 1 मोल है तो यहां पे सीवी की वैल्यू कितनी हुई, डेल्टा टी, क्यू की वैल्यू। तो अब यहां पर क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम की बात हो रही, तो क्यू इज इक्वल टू डब्लू प्लस डेल्टा यू। डब्लू की जगह हमने क्या निकाला था, पी इंटू डेल्टा वी प्लस डेल्टा यू, क्यू की वैल्यू। ठीक, तो डेल्टा वी इज इक्वल टू यहां पे 0 होगी क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम पे है। तो क्यू इज इक्वल टू हो जाएगी डेल्टा यू। तो क्यू की वैल्यू क्या है, सी वी डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा यू। ये इक्वेशन 1 हो गई। और सीपी की वैल्यू क्या है, जब कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करेंगे, एक कांस्टेंट प्रेशर की बात करेंगे, तो सीपी होगी कांस्टेंट प्रेशर के लिए। तो यहां पे क्या होगा, क्यू इज इक्वल टू डब्लू प्लस डेल्टा यू। ठीक, तो यहां पे हो जाएगा क्यू की वैल्यू सीपी डेल्टा टी। पी इंटू डेल्टा वी, क्योंकि यहां पे डेल्टा वी 0 नहीं है। और डेल्टा यू की वैल्यू हमने ऊपर से फाइंड कर ली, सी वी डेल्टा टी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इक्वेशन सी वी डेल्टा टी। तो ये आ जाएगा सी पी डेल्टा टी माइनस सी वी डेल्टा टी इज इक्वल टू पी इंटू डेल्टा वी। ठीक, तो ये आ जाएगा, डेल्टा टी कॉमन हो जाएगा, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू पी इंटू डेल्टा वी। ठीक, तो ये आ जाएगा सी पी माइनस सी वी
इज इक्वल टू पी इंटू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। अब यहां से देखें पी वी इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू आर टी होता। म्यू इज इक्वल टू अगर 1 है तो पी तो कांस्टेंट है, इसकी जगह आ जाएगा डेल्टा वी इज इक्वल टू आर डेल्टा टी। पी डेल्टा वी इज इक्वल टू आर डेल्टा टी। तो पी डेल्टा वी की जगह हम क्या रख देंगे, इसकी जगह आर डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा टी से डेल्टा टी कट गया, ठीक है। तो Cp माइनस Cv इज इक्वल टू आर, ये प्रूव हो गया। ठीक, अब आइसोथर्मल चेंज के लिए एक चीज और बता दें, पी वी इज इक्वल टू था कांस्टेंट, ठीक। यानी और इसके लिए होता है एडियाबेटिक चेंज के लिए पी वी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, जहां गामा क्या है, Cp अपॉन Cv का रेशियो है। एडियाबेटिक चेंज के लिए Pv कांस्टेंट होता और इसके लिए Pv गामा कांस्टेंट होता है, ठीक। तो ये दोनों आइसोथर्मल और आइसो एडियाबेटिक चेंजेस थे। और ये हमने Cp माइनस Cv बहुत आता है, ये बोर्ड में भी आता है और ये फॉर्मूला हमें वैसे भी आना चाहिए क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसकी जरूरत पड़ती। Cp माइनस Cv इज इक्वल टू आर प्रूफ करना पड़ता है। तो इसके लिए यही चीज है जरूरी कि ये चीज याद रखना है हमें कि Cv जो है कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम पे है, तो वहाँ वोल्टा भी जीरो होगा तो W जीरो हो जाएगा, तो डेल्टा U के बराबर हो जाएगी। और Cp में डेल्टा U जीरो नहीं होगा, ना डेल्टा V जीरो होगा,
तो इस वजह से ये पूरा फॉर्मूला लग के Cp माइनस Cv अपॉन R आ जाएगा। अब हम एक चीज और ध्यान रखें कि जो गैसेस होती हैं, ठीक, उसमें Cv की वैल्यू जो होती है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम अपॉन 2 होती है। ठीक, जैसे मोनोएटमिक गैस की बात करें हम, मोनोएटमिक गैस की बात करें तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम F इज इक्वल टू होती 3। क्यों? क्योंकि इसमें 3 ट्रांजिशनल मोशन होते हैं। ठीक, डायएटमिक गैस की बात करें तो F इज इक्वल टू होता है 5, क्योंकि इसमें 3 ट्रांजिशनल मोशन होते प्लस 2 रोटेशनल मोशन होते। ठीक, और तो यहाँ पे मोनोएटमिक गैस के लिए 3/2 होगी Cy की वैल्यू, C की वैल्यू। R, ठीक, और डायमेट्रिक एटमिक के लिए 5/2 R आएगी होगी डायएटमिक के लिए, ये है मोनोएटमिक के लिए 5/2 R होगी। और Cp कितनी होगी? Cp क्या होगा? एक जो Cp क्या होगी? जैसे Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R होती है। ठीक, और Cv की वैल्यू क्या होती? 2, सॉरी, F F/2 इंटू R इज इक्वल टू R Cp। तो ये हो जाएगी R1 प्लस F/2। ठीक, यानी अगर इसकी बात करें तो 3/2 है, 3/2 में 1 जुड़ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5/2 R फॉर मोनोएटमिक गैस। ठीक, और डायएटमिक गैस के लिए इसकी वैल्यू, Cv की वैल्यू
5/2R होगी और Cp की वैल्यू 7/2R होगी। ठीक, तो ये मोनो एटॉमिक और डाई एटॉमिक गैस के लिए। और गामा कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? गामा का सीधा सीधा फॉर्मूला Cp/Cv से आएगा। तो इसके लिए कहा क्या आ जाएगी मोनो एटॉमिक गैस के लिए? गामा 5/3 और इसके लिए गामा कितना आ जाएगा? 7/5। ठीक, गामा की वैल्यू का एक फॉर्मूला और आता है यहां से। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी थी? 3। तो इस तरह से हम कोई उसका मिक्सचर बनाकर भी, अगर हम कहते कि 1 मोल इसका ये मिलाते, इसका 1 मोल वो मिलाते हैं और इसका हम कैलकुलेट करना चाहते तो एक फॉर्मूला उसका ये भी आ जाएगा कि मिक्सचर का हम गामा कैसे कैलकुलेट करें। तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? वो इस तरह से कैलकुलेट करेंगे हम। देखिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नंबर ऑफ मोल अगर N1 है और Cp डायटोमिक गैस प्लस नंबर ऑफ मोल Cp मोनो एटॉमिक गैस अपॉन N1 Cv मोनो एटॉमिक गैस प्लस N2 Cv मोनो एटॉमिक गैस मिलाते हैं दोनों की, तो उससे गामा ये हमारा निकल आएगा पूरा जो मिक्सचर का गामा है। दोनों की Cp जोड़ देंगे और दोनों की Cv जोड़ देंगे, उसमें नंबर ऑफ मोल ले लेंगे क्योंकि Q जो होता है टोटल नंबर ऑफ मोल का मल्टीप्लिकेशन होता। तो इतना ही हम आज लेके चलते हैं। अगला जो रह गया हमारा
वो रह गया इसमें वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस एंड वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक, वो हम अब नेक्स्ट चैप्टर में बताएंगे। ठीक, थैंक यू।